गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हरियाणा जीके की पहली क्लास है और 2-3 दिन से इसको स्टार्ट करना था पर डिले होते होते फाइनली आज वेडनेसडे को हम इस क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर से हम पहली क्लास पढ़नी स्टार्ट कर रहे हैं और क्योंकि एग्जाम्स हैं आप लोगों के, इस बैच में जितने लोग जुड़े हुए हैं आप में से ये एक ही बैच पढ़ा रही हूँ। ये ओल्ड जनरल स्टूडेंट्स भी इसी बैच में जुड़े हुए हैं जो कि पुराने मई से हमारे साथ हैं और न्यू जनरल वाले स्टूडेंट्स भी इसी में हैं और जो HTAT स्पेशल है वो भी इसी में है और जो स्पेशल हरियाणा जीके वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पेशल हरियाणा जीके के लिए एडमिशन लिया वो भी इसी में हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी भी बैच में पढ़ाऊं, हरियाणा को सेम ही पढ़ाना है। उसकी वही नदियां रहनी है, वही गठन रहना है, वही जिले रहने हैं, वही खासियत रहनी है। और सिर्फ ये हरियाणा नहीं, ये हर सब्जेक्ट में है। मैं किसी भी अगर बैच में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ तो ये थोड़ी होता है कि मैं बैच में अलग अलग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। पॉलिटिकल साइंस चाहे मैं ओल्ड में पढ़ाऊँ, न्यू में पढ़ाऊँ, HTAT में पढ़ाऊँ या किसी बैच में पढ़ाऊँ, चाहे दिल्ली पुलिस में, पॉलिटिकल साइंस सेम रहेगी। ऐसे ही हिस्ट्री सेम रहेगी, ऐसे ही हरियाणा जीके भी सेम रहेगी। हरियाणा जीके 2 तरीके से पढ़ाऊंगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले, जिसमें कि उम्मीद है कि 1 महीने में लगभग सारी चीज़ें एक बार मोटी मोटी सी तुम्हें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फैक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सकते 1 महीने में, वो तो 3-4 महीने की डिमांड करेगा। इस बेसिक का टारगेट होगा जिन लोगों का HTAT का एग्ज़ाम है या कोई इस तरह का तुरंत से एग्ज़ाम आ जाता है तो उनको दिक्कत ना आए। लेकिन इस बैच के तुरंत साथ साथ जैसे ये पूरा होगा ना, एक बार मोटा मोटा सारे सिलेबस के टॉपिक, इसके बाद सेकेंड स्टेज पे हम इसी टॉपिक को एडवांस लेवल से सेम टॉपिक्स को, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमने हरियाणा की नदी पढ़ी, कौन कौन सी नदियां यहाँ हैं, तो बेसिक में तो सिर्फ मेन नदियां, फिर उसके बाद एडवांस में बेसिक नदी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आगे पढ़ाएंगे, फिर और डिटेल से पढ़ेंगे। या जैसे हमने हरियाणा की मिट्टी पढ़ी, मिट्टी के प्रकार पढ़े। अब इस मिट्टी को एक तो मोटा मोटा पता होना भाई ये 6 तरह की मिट्टी है, एक डिटेल के साथ पढ़े पता होना। ऐसे ही हिस्ट्री हरियाणा, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा ये पढ़ा, एक तो मेन सिर्फ समझ होना एक फैक्ट के साथ। तो एडवांस में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल से पढ़ने के लिए हमें फिर 2-3 महीने एक्स्ट्रा चाहिए। और HTAT वालों का पेपर आ गया अब नवंबर में, तो 21 का अगर पेपर है तो आप ये मान के चलो हम कोशिश में रखेंगे कि 15 तारीख तक हमारी चीजें कंट्रोल में हो, यानी 1 महीना। आज 14 अक्टूबर है, 15 नवंबर तक हम इसको एक बार मोटा मोटा सारा देख लेंगे। उनके में सिर्फ 10 नंबर का आना है, पता कुछ नहीं है। 10 में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 10 है तो कुछ भी पूछ ले, बहुत आसान पूछेंगे, टफ पूछेंगे वो। तो एडवांस लेवल के लिए हम नवंबर के बाद काम करना स्टार्ट करेंगे और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक भी जरूरत रहेगी हम हरियाणा जीके को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल एक बेसिक समझ के साथ, ताकि हम लोगों को चीजें रटनी ना पड़े। एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीजें रटनी भी पड़ेंगी, जैसे आंकड़े तो हमेशा ही रटने पड़ते हैं। आंकड़ों में समझना क्या होता है वो तो भैया रटने हैं। जैसे हर एक जिले का, कई बार मैंने देखा, आप देखना पुराने पेपर, 4 जिले दे दिए और कह दिया क्षेत्रफल के अनुसार बताओ, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। तो हर एक का यानी 22 जिलों का टोटल एरिया पता होना, तो उसको तो फिर रटना ही पड़ेगा ना। वो कोई ये तो है नहीं कि आप समझेंगे उसको। भाई आंकड़े हैं मैथ्स के, तो वो 4-2-7-7 है या 3-2-1-5 है या 1668 है या 1662 है, तो रटने पड़ेंगे। एडवांस लेवल पे जाके हम चीजों को याद करने की भी कोशिश करेंगे। मैं यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपको ईजी लगेंगी फिर एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, चलिए आज से शुरू कर रहे हैं हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं सब हरियाणा वाले ही होंगे, ऑब्वियसली कोई झारखंड बिहार का तो कोई क्यों पढ़ेगा हरियाणा को, हरियाणा के पेपरों में ही आना है। तो हमारी तो अपनी, क्योंकि भाई मातृभूमि भी है तुम्हारी और तुम्हारी मिट्टी है, इसी में तुम रहते हो, इसी में रचे बसे हो, यहीं तुम्हें इच्छा होगी कि नौकरी मिल जाए। तो हरियाणा को अपने दिल से बिल्कुल पढ़ना, ये फॉर्मेलिटी मत करना जैसे बाकी देश के बारे में तुम आधी चीजें पढ़ते हो आधी सिर पे से निकाल देते हो। यहाँ की मिट्टी के कण कण से तुम्हारा लगाव जुड़ाव होना चाहिए और वैसे ही यहाँ की पढ़ाई से भी हर एक हरियाणा वासी को पता हो कि मेरी इस मिट्टी के कितने प्रकार हैं, मेरे राज्य में कौन सी नदियां हैं, किस नदी का कितना पानी हम यूज कर सकते हैं। ये पता होगा ना, नदी का सारा पानी आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कोई तुमसे पूछे हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो तुम क्या कहोगे? सबसे इंपॉर्टेंट में यमुना। और यमुना का कितना पानी तुम यूज करते हो? क्या सारी यमुना का पानी तुम यूज कर सकते हो? नहीं, यमुना का एक छोटा प्रतिशत पानी हम यूज कर सकते हैं बस, बाकी सारा पानी हमें दिल्ली की तरफ आगे भेजना पड़ता है। ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं होती। हमने दिल्ली के साथ समझौता किया था 1994 में, जिसके तहत दिल्ली का पानी हमारे हरियाणा से निकल के जाता है। इसलिए बहुत बार हम ऐसी धौंस भी दिखाते हैं कि हम
पानी रोक देंगे, कारण 94 का वो समझौता। चलिए फिर आगे नदियों के टॉपिक में इसमें डिटेल में जाएंगे, आज नदियों के बारे में बात नहीं करनी। आज हमें बेसिक समझना है हरियाणा है क्या, क्यों बना, क्या जरूरत पड़ी हरियाणा को बनाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में हरियाणा की इंपॉर्टेंस कहाँ थी। इतिहास से अगर उठाएं तो इतिहास में हरियाणा एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमि रहा, क्योंकि जितने वेद लिखे गए, जितनी आपकी उपनिषद, पुराण, आपकी महाभारत में, रामायण में भी, और नकुल दिग्विजय, पता नहीं कितनी किताबों में, हीनयान, महायान की जो आगे किताबें बनी बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, इन सब में कहीं ना कहीं हरियाणा का नाम आया। इससे एक बात तो क्लियर है कि हरियाणा आज से बसा हुआ या 1966 से बसा हुआ नहीं है। हरियाणा ऐतिहासिक गौरवमयी गाथा के साथ हरियाणा को पढ़ा जाता रहा है। वो अलग बात है कि स्टेट के नाम पे एक अलग स्टेट बाद में बना, लेकिन इतिहास गवाह है कि हरियाणा ने बहुत सारी लड़ाइयों को देखा। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे वंशों के राजाओं ने काम किया जो कि इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर गए। तो इतिहास से उठा के अगर देखते हैं तो हम सबसे पुराने अपनी किताबें जिनको हम मान सकते हैं, जिनको आप वेद कहते हैं, वेदों में भी इतिहास में इसका वर्णन है। और वेद से एक स्टेप अगर और पीछे जाओ, हड़प्पा, तो हड़प्पा की तो कितनी ही साइट्स हरियाणा में हैं। हड़प्पा की ही तो ये जो राखी गढ़ी वाला इलाका है पूरा, ये पूरी जो बेल्ट है ना, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद वाली, इनफैक्ट सोनीपत तक में जो ये पूरी बेल्ट है, यमुना वाली, घग्गर वाली, ये सारे इलाके वही तो हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम के थे। हड़प्पा का इतिहास हम पढ़ नहीं पाए, आद्य ऐतिहासिक, लेकिन हड़प्पा के टाइम में भी हमारे यहाँ तक बनावली, आपके यहाँ जो ये पूरे बेल्ट है ना घग्गर वाली, जो ये पुरानी सरस्वती थी, ये तो पूरी हड़प्पन साइट्स थी। तो आप ये मान के चलो कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। पर क्योंकि हड़प्पा वाले हमसे पढ़े नहीं गए, तो इसलिए उनको इतिहास के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, जितना कुछ हमें आइडिया लगा। हम बात करते हैं वेदों से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे इंडिया के वेद प्रामाणिक हैं और हम बहुत इज्जत के साथ वेदों का एक ऊपर स्थान मानते हैं। और हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर्स ने भी, याद होगा, कहा था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, इसमें हरियाणा का जिक्र हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के इतिहास में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या काम करते थे, उनका व्यवसाय और सब कुछ लिखा है, उसमें हमारे हरियाणा का नाम आया। और हमारी उस मिट्टी का नाम वहां लिखा रज हरियाणे। रज हरियाणे, रज मतलब होती है मिट्टी, यानी हरियाणा की मिट्टी। तो हमारा इतिहास में वेदों में नाम लिखा गया है रज हरियाणे। सिर्फ वेद नहीं, ढेरों किताबों में हमारा नाम मिला। इसका इसलिए बता दिया क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया है, रज हरियाणे। ठीक है। ऐसी एक किताब है मनुस्मृति। आप जानते हैं स्मृति को हम ये मानते हैं बहुत सारे लोग कि शायद ये घटा बढ़ाकर दिखाई गई हैं। मतलब मनुस्मृति स्मृति आधारित हमारी जो किताबें हैं उनमें सबसे प्राचीन है। और ये ब्राह्मणों का जब सर्वोच्च काल था, शुंग काल, जो स्वयं एक ब्राह्मण था, शुंग काल, उसमें लिखी गई थी मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति में हमारे एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर हैं, उस टाइम के लॉ एंड ऑर्डर। और आप अच्छी तरह जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर की किताब को आप आज कह देते हैं संविधान। तो एक मोटी मोटी सी बात है, ऐसा कहीं देश नहीं मानेगा, ये सिर्फ हरियाणा वाले मान रहे हैं, बाकी देश इस बात से आपकी से सहमत नहीं है। पर क्योंकि हरियाणा पढ़ रहे हैं, हरियाणा की मिट्टी में बैठे हैं, तो हरियाणा के बारे में जो बातें मानी जाती हैं वो हम करेंगे। ये नेशनल लेवल पे कोई नहीं मानेगा कि तुम कहो नहीं जी ये संविधान है, कोई नहीं मानने वाला, पर हमें पता हो। मनुस्मृति जो कि शुंग काल में लिखी गई, जो ब्राह्मणों का सबसे बेहतर काल था, इनके वर्चस्व चारों तरफ फैला हुआ था, इस टाइम में मनुस्मृति में लॉ एंड ऑर्डर लिखे गए कि भाई हिंदू धर्म में ये मान्यताएं हैं और इस तरह से इंसान को रहना चाहिए। इस मनुस्मृति को एक तरह से उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर के रूप में संविधान का नाम, संविधान नहीं कहा, ये वर्ड ही नहीं पता था, लेकिन ये मान लिया भाई इसमें लॉ एंड ऑर्डर है तो इस संविधान की तरह काम करेगी। इसमें भी हमारा नाम आया, इसमें भी हरियाणा का नाम आया। तो इसमें ये दिखता है कि देखो वेदों में है तो बहुत पुरानी कहानी, फिर मनुस्मृति में है, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबों में हमारे हरियाणा का जिक्र आया। फिर लेटर स्टेज में धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया और एक किताब है उसमें हमें श्रीकंठ जनपद कहा गया। श्रीकंठ जनपद, ये भी हमारा ही नाम है हरियाणा का। ये कहाँ लिखा गया है? हरिशेन ने एक किताब लिखी है उसमें। तो हरिशेन की जो बाण भट्ट ने जो लिखी है, बाण भट्ट, इसकी किताब में, हरिशेन नहीं सॉरी बाण भट्ट,
बाणभट्ट की है ना हर्षचरित, उसमें लिखा गया, उसमें भी हमारा नाम आया है श्रीकंठ जनपद। बाणभट्ट में अणा है ना, इससे अणा को याद कर लेना। तो बाणभट्ट की किताब में हमारा नाम क्या है? श्रीकंठ जनपद। ऋग्वेद में मिट्टी ऐसा नाम हमारा रज हरियाणा, यानी हरियाणा की माटी। मनुस्मृति में भी हरियाणा का नाम आया और हमें मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहा गया। ब्रह्मावर्त, अब ये पूछ लेंगे, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। मनुस्मृति में हमारा नाम ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मा की भूमि। हमारा नाम ऋग्वेद में रज हरियाणे है, हरियाणा की माटी। और हमारा बाणभट्ट की किताब में हमारा नाम है श्रीकंठ जनपद। तो इससे ये तो आइडिया लगा तुम्हें कि हमारा नाम इतिहास में दर्ज है, तो कुछ किया होगा, कुछ हुआ होगा यहाँ, तभी तो इतिहास में लिखा गया। अब ये धीरे 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 चीजें चलती रही। इतिहास फिर कभी पढ़ेंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम इतिहास में भी हमारा नाम दर्ज है। आगे आगे बढ़ती रही चीजें और हमारे ऊपर जैसे विदेशी आक्रमण हुए मध्यकाल में, फिर उन विदेशी आक्रमणों ने दिल्ली में अपना गढ़ बना लिया। जैसे सल्तनत काल था तो पहले लाहौर राजधानी थी, फिर दिल्ली राजधानी थी, फिर आगरा राजधानी ले गए। तो जब दिल्ली राजधानी थी ना, तो हमारा एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के साथ अटैच था। हम दिल्ली के एरिया, क्योंकि देखो दिल्ली को हमने घेर रखा है, दिल्ली की जो लोकेशन है ना, दिल्ली को हमने, यहाँ भी दिल्ली के, ये मान लो दिल्ली है, यहाँ भी हम हैं, इधर भी और इधर भी, यहाँ ये पूरा हिस्सा हमने कवर कर रखा है दिल्ली का। तो जब दिल्ली सल्तनत का काल था, दिल्ली सल्तनत का दौर था, तो ये पूरा इलाका, जैसे आज एनसीआर है ना, इस तरह से मान लो ये पूरा इलाका हरियाणा का दिल्ली में था। और ये जो मैंने घेर के दिखाया है, आप इसको आइडिया भी लगा सकते हैं। सबसे ऊपर सोनीपत है, तो दिल्ली के उत्तर में हम टच करते हैं सोनीपत, हमारा सोनीपत टच करता है। फिर दिल्ली के इस तरफ में आपका ये जो है ना झज्जर टच करता है। फिर इस तरफ आप जाएंगे तो आपका गुरुग्राम टच करता है। और सबसे नीचे अगर देखेंगे आप तो आपका फरीदाबाद टच करता है। यानी हरियाणा के 4 जिले दिल्ली की 3 तरफ बाउंड्री को टच करते हैं। हमारे 4 जिले दिल्ली के 3 तरफ। कभी भी डायरेक्शंस की जब बात हो ना, तो न्यूज पढ़ा जाता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हम सिर्फ दिल्ली के ईस्ट में नहीं हैं, क्योंकि ईस्ट में दिल्ली के यूपी टच है, उत्तर प्रदेश टच है। बाकी दिल्ली के नॉर्थ में हमारा सोनीपत पड़ता है, दिल्ली के वेस्ट में हमारा झज्जर, और दिल्ली के साउथ वेस्ट की तरफ हमारा गुड़गांव, और साउथ की तरफ हमारा फरीदाबाद पड़ता है। तो दिल्ली, अगर पूछें दिल्ली के कितनी तरफ हरियाणा है, तो दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। दिल्ली को हरियाणा के कितने जिले टच करते हैं, तो 4 जिले, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है, वापस आते हैं। पहले हम इसी का पार्ट थे, हमें दिल्ली का ही पार्ट मान लेते थे, लेकिन फिर बाद में 57 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। इस क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब का हिस्सा मान लिया कि भाई हरियाणा पंजाब का हिस्सा है। यानी जो अब तक दिल्ली के साथ टच थी, अब वो पंजाब के साथ एरिया काउंट कर दिया। कोई बात नहीं, पंजाब के साथ काउंट कर लो, दिल्ली के साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं थी ना, हमें कोई बुरा लगा कि हम पंजाब के साथ चले गए। लेकिन 1857 की इस क्रांति के बाद चीजें थोड़ी थोड़ी बदलने लगी और 1925 आते आते 1925 आते आते दिल्ली में एक बैठक हुई। और ये बैठक किसकी है? ये है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक। मुस्लिम लीग का पूरा नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। जैसे कांग्रेस के वो थी ना अखिल भारतीय स्वराज पार्टी, याद होगा ना, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, तो ऐसे इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ 1925 में दिल्ली में, और ये मुस्लिम लीग क्या कह रही है? ये कह रही है कि हरियाणा को इसमें से निकालो, पंजाब में से, और दिल्ली का हिस्सा बना दो, दिल्ली का हिस्सा बना दो पंजाब से निकाल के। ये मुस्लिम लीग कह रही है हमारे बारे में, हरियाणा के बारे में, कि पंजाब से निकाल के किस में मिला दो? दिल्ली में। बैठक दिल्ली में हो रही है। 1925 की जो डिमांड कर रहे हैं ना, ये एक आदमी है जिनका नाम है पीरजादा। बहुत सारी किताबों में पीरजादा नहीं लिखा है, अगर लिखा मिले वेल एंड गुड। पीरजादा मोहम्मद हुसैन, बहुत सारी किताबों में सिर्फ मोहम्मद हुसैन भी लिखा है, वो एक ही आदमी है। तो इस आदमी का नाम है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। 1925 में ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक दिल्ली में, वहाँ अध्यक्ष हैं, और ये खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि भाई हरियाणा जो है, ये क्यों बोल रहे हैं समझ रहे हो? क्योंकि हरियाणा का एक हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी का भी था, मेवात पूरा मुस्लिम एरिया था, पानीपत में बहुत सारे मुसलमान हरियाणा में भी तो हैं। तो ये दलील देते हैं कि भाई पंजाब के साथ क्यों मिक्स कर रखा है इसको, और हरियाणा वाला जो ये इलाका है हरियाणा वाला, ये दिल्ली के साथ मिलना चाहिए, जबकि हम थे पंजाब के साथ। तो मोहम्मद हुसैन की ये बात, ठीक है, ऐसी 1000 बातें लोग करते हैं, आई गई हो गई। 3 साल बाद फिर से बैठक होती है
जिसमें ये बात दोबारा उठी। बैठकें तो हर साल हुई, लेकिन ये बात दोबारा उठी 1928 में। और 1928 की ये बैठक देखो, 1925 की बैठक है, फिर 1928 की बैठक है। ये बैठक थी मेनली मुस्लिम लीग की, और किसने बात उठाई थी? ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। लेकिन इस बात को यहीं छोड़ दिया गया, काम नहीं किया, कार्यवाही नहीं की। 28 में सर्वदलीय सम्मेलन, तुम्हें याद है सर्वदलीय? मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, एक बार फिर बता देती हूँ। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो ये अपना दलित महासभा थी, कांग्रेस, सब इकट्ठे बैठे और यहाँ बैठ के डिसीजन लेना था हमें कि हम क्या करेंगे इस देश के लिए। क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ललकारा था कि तुम साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाते हो, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाओ इकट्ठे होके। और इस ललकारने के कारण हम सब इकट्ठे बैठे 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन, सब दलों का सम्मेलन, ये भी दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। 2 हुए थे, एक दिल्ली में, फिर दूसरा मुंबई में। दिल्ली में फिर आए। अब यहाँ पे फिर से ये बात उठी, सब दलों के में से आधे कह रहे आधे नहीं कह रहे कि हरियाणा को पंजाब से निकाल के, अभी ये पंजाब के पास था, इससे निकाल के और किसको ट्रांसफर कर दो? दिल्ली को, दिल्ली तक पहुंचा दो। इस 1928 की बैठक में भी ये बात दोबारा उठी, लेकिन फिर वही बात है कि सब अपने अपने कामों में लग गए। इसके बाद तो फिर क्रांतिकारी और पूर्ण स्वराज टाइप की चीजों में टाइम नहीं लगा। 1932 हमारे लिए आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी थी बजाय इसके कि दिल्ली में कौन जुड़ेगा और कौन नहीं। 32 में एक आदमी है, एक बड़ा लीडर है, दीनबंधु गुप्त नाम है उनका, दीनबंधु गुप्त। दीनबंधु वैसे एक की उपाधि भी थी। अब ये गुप्त साहब 1932 में कहते हैं कि दिल्ली को पंजाब से निकाल के हरियाणा में, ये हरियाणा को पंजाब से निकाल के दिल्ली में मिला दो। ये कई सालों से कहते जा रहे लोग, लेकिन सुन नहीं रहे। तो दीनबंधु गुप्त जी ने 32 में जब ये बात कही ना, अब इनके विरोध में उतर आई कौन कौन? हिंदू महासभा, जो अब तक कुछ नहीं कह रही थी ज्यादा, उसने कहा नहीं ऐसे कैसे मिला देंगे, मना कर दिया। आर्य समाज जो कि बहुत एक्टिव था और सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, और एक संघ ने भी मना कर दिया। सब ने मना कर दिया कि ऐसे कैसे दिल्ली में मिला देंगे हरियाणा को, हरियाणा पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा पंजाब का हिस्सा ही रहेगा। यानी अब ये जो कई सालों से डिमांड चल रही थी उसके ऊपर एक कांटा लगा दिया इन तीनों ने। ये पेपर में आया था, एक और दे दिया और फिर पूछा कि कौन इनमें नहीं था शामिल मना करने में। तो याद रखना, हिंदू महासभा ने मना किया, आर्य समाज ने मना किया और भारतीय संघ, जो जनसंघ था ना, जनसंघ, इसने भी मना किया। इन तीनों ने मना किया। चलो ये बात वहीं छोड़ दी कि क्यों फालतू में लड़ रहे हो, पहले देश को आजाद करा लो ना, तुम्हें यही फालतू के काम है कि इससे निकालो और इसको दो, जैसे हैं वहां रहो, पहले आजादी की डिमांड करो। ये बात यहां दब गई, बस इतनी हो के हिस्ट्री में, और फिर चैप्टर क्लोज। क्योंकि इसके बाद गांधी जी और वो सब चीजें इतनी एक्टिव होंगी कि अपनी अपनी सल्तनत और इन सब के लिए लड़ना, अपने राज्य के लिए किसी के दिमाग में नहीं सूझा। ये बस 3 सन याद रखना, 25, 28 और 32, बस इसके बाद आजादी आ जाएगी, फिर किसी को कोई मतलब नहीं है। अब आजादी आ गई 1947 में। 1947 की इस आजादी ने हमारे ऊपर असर डाला, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब सिर्फ हमारा नहीं था, एक पंजाब पाकिस्तान का था और एक पंजाब भारत का था, और उस भारत के पंजाब में हरियाणा का हिस्सा था। तो अब हमारे ऊपर असर आएगा, और इसका असर देखने में आएगा। एक पेप्सू भी हमारे में से ही था, PEPSU। पेप्सू क्या है? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, जो बाद में पंजाब का हिस्सा बनेगा। तो जैसा पंजाब आज है ना, पंजाब अकेला ये नहीं था। अब आप इसको दिमाग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, समझाने की अपने आप को, कि पंजाब का मतलब था पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, पहाड़ी इलाका, ये सब पंजाब था। पटियाला वाला जो पंजाब है ना, ये पूरा इलाका, ये पूरा पंजाब था। अब इस पंजाब को बना तो लिया, लेकिन किसी भी चीज को अचीव करना आसान होता है, मेंटेन करना मुश्किल, और वही दिक्कत हमारे सामने आई। हमारे जो पहले सीएम बने पंजाब के, वो बने गोपी चंद्र भार्गव। गोपी चंद्र भार्गव ये फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब है। अच्छी बात है, सीएम बन गए, काम शुरू हो गया। लेकिन काम शुरू होने से पहले ही अड़चने बीच में आने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पंजाब था ना, जो हमारे पास पंजाब था, अब उस पंजाब में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती थी, और ये आपस में एक जैसी न खान पान में थी, न रहन सहन में, न विचारधारा में। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये आपस में लड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मिलेगी। तो 1947 में GC भार्गव जी की सरकार तो आ गई, सीएम तो बन गए, लेकिन लोग इनके
इनके विपक्ष में थे। क्यों? क्योंकि इस इलाके में पंजाब का बोलबाला था, यानी पंजाबी भाषियों का बोलबाला था, और पंजाब ही इसका नाम था, पूरा इलाका पंजाब कहलाया। तो जो हरियाणा की जनता थी, जो ये हिंदी भाषी लोग थे, इनको लगा ये तो हमारा निग्लेक्शन है, हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ये तो नाम ही पंजाब है तो हम पंजाबी थोड़ी बोलते हैं, और हम पंजाबी बोलेंगे भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने हम क्यों सीखे पंजाबी, हम क्यों बोले पंजाबी। खैर, जीसी भार्गव जब कंट्रोल नहीं कर पाए चीज़ों को, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और अविश्वास प्रस्ताव से इनकी सरकार हटा दी गई, सरकार गिर गई। तो जो पंजाब का पहला सीएम था जीसी भार्गव, गोपी चंद्र भार्गव, ये हरियाणा को बिलोंग करते थे, सिरसा से थे, और उस टाइम में एमबीबीएस की डिग्री थी, यानी हाईली क्वालिफाइड, तेज दिमाग आदमी था। 2 या 3 बार ये सीएम बने हैं, और ये इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, तभी 2-3 बार सीएम बन सकता है। कोई एमबीबीएस की डिग्री लेना कोई हंसी खेल आज भी नहीं है। मैं आज से 100 साल पुरानी 70 साल लगभग पुरानी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो, अविश्वास प्रस्ताव से हट गए तो ठीक है, दूसरा सीएम आएगा। अब दूसरा सीएम आएंगे जिनका नाम है भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर, आदमी बदला, प्रॉब्लम एज इट इज है। क्या करें जी, पंजाब में अब जो इस तरफ वाला इलाके के लोग हैं, यानी हरियाणा वाले, वो कह रहे हैं भाई पंजाब ठीक है, मान लिया पंजाब का अंग है, लेकिन तुम हमारे ऊपर थोपो मत कि हम पंजाबी सीखें, हम पंजाबी भाषा का यूज करें। क्योंकि ये जो पुराने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि पंजाबी को हम लोग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, तो उस बात से हमें दिक्कत है हिंदी भाषी इलाके में। तो भीमसेन सच्चर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला दिया इन्होंने, गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1949 एक फॉर्मूला आया। 1 अक्टूबर, आधी जनता इसको 2 अक्टूबर टिक कर देगी, पेपर में कई बार पूछा गया, ये गांधी के जन्मदिन से पहले है। फॉर्मूले में क्या कहा गया कि पंजाब पंजाब रहेगा, कोई टेंशन मत लो। हिंदी भाषी जो क्षेत्र है ना, हिंदी भाषी, हम इसको 2 हिस्सों में एज्यूम कर लेंगे। है एक पंजाब, लेकिन 2 हिस्से मान लेते हैं। एक पंजाबी भाषी हो गया, भाई नाम जिनके नाम पर है, और एक हम हिंदी भाषी बना लेंगे। तो फिर इससे क्या फायदा होगा जी? इससे ये होगा कि हिंदी वालों को लगेगा कि भाई उनका इलाका अलग है। इतने तक भी निभ गया, कोई बात नहीं। वैसे इसका हमने विरोध किया, सच्चर फॉर्मूले से जनता खुश नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी चलती रही गाड़ी। कि लड़ झगड़ के, जैसे एक घर में रहना होता है, ठीक है भैया लड़ लो झगड़ लो, रहना तुम्हें इसी में है। चलती रही गाड़ी, चलती रही। हिंदी भाषी खुश नहीं थे, उनको लग रहा था उपेक्षा हो रही है, निग्लेक्शन हो रहा है, फिर भी 5-7 साल जैसे तैसे करके बात निकल गई। इसके बाद तीसरा स्टेज 1956, अब देश में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया इंडिया में, और कहा गया कि इंडिया में स्टेट्स बनेंगे, यानी इंडिया में 56 से पहले राज्य वैसे नहीं थे जैसे आज हैं, तो स्टेट्स बनेंगे, राज्यों का गठन किया जाएगा, राज्यों का गठन। जब ये बात हमें पता चली तो हम भी खुश हुए कि अच्छा राज्यों का गठन होगा, हम भी अपना राज्य बनवाएंगे। हिंदी भाषी लोगों को लगा हम भी अपना, हिंदी भाषी मतलब हरियाणवी मेनली, हमें लगा हम भी अपना नया राज्य बनवाएंगे। ठीक है भैया, बनवा लेना। 56 में, ये जो 56 में गठन हुआ ना, इससे पहले की 2-3 साल की कहानी भी सुन लो। 1953, 1953, एक राज्य है आपके देश में, साउथ में, आंध्र प्रदेश। ये सबसे पहले बनाना पड़ा था क्योंकि यहाँ एक आदमी भूखे रह के मर गया था, आमरण अनशन कर लिया उसने कहा मेरा स्टेट बना दो आंध्र प्रदेश, नहीं तो मैं मरूंगा, हैदराबाद। तो भाई जनता तो ऐसे रोज के काम है, भूख हड़तालें बैठती है, कोई बात नहीं। बात बढ़ते 50 दिन क्रॉस कर गई, 50 दिन वो आदमी भूखा रहा, और फाइनली वो एक्सपायर हो गया, वो मर गया। बड़ा लीडर था साउथ इंडिया का। उसके मरते ही जनता में एकदम से आक्रोश की लहर, और जगह जगह पुलिस स्टेशन फूंक दिए, बिल्डिंग जला दी। आज़ादी के बाद 1953 सरकार को एकदम से लगा झटका कि भैया ये क्या हुआ, आज़ादी के बाद भी लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे आज़ादी से पहले अंग्रेजों के साथ करते थे। तुरंत आनन फानन में अपनी सरकार पे आंच ना आए, दिल्ली से ऑर्डर पास हुआ और आनन फानन में एक स्टेट बना दिया आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा करने से एक गड़बड़ मैसेज गया कि कोई भी अनशन पे बैठो, एक आदमी को मरना है, आपका स्टेट बन जाएगा। तो अपने राज्य के लिए मरने को तो हजारों तैयार होते हैं। तो ये बात सरकार भी समझ गई कि आंध्र प्रदेश ने दबाव देके बनवा लिया, कल को हरियाणा में भी कोई मरेगा, फिर बिहार में कोई मरेगा, फिर कहीं और कोई मरेगा, तो ये तो गलत तरीका है। इसलिए सरकार ने कहा ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि स्टेट कैसे बनेंगे, ऐसे मरने से स्टेट थोड़ी बनने चाहिए। तो फिर कहा गया कि एक काम करते हैं, भाषा और संस्कृति, भाई सबका कल्चर अलग अलग, इस आधार पर देखते हैं कितने स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कल्चर में और लैंग्वेज में। और एक आदमी था जिसका नाम था फजल अली, ये सुप्रीम कोर्ट के फजल अली,
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे थे, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, इनके कंधों पे डाला गया काम कि सर आप पूरा इंडिया घूमिए, महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 4 साल जितना टाइम लगे लगाइए, आप रिपोर्ट दीजिए कि हम कितने राज्य बनाए, कितने यूनियन टेरिटरी। फजल अली, तो इसलिए फजल अली आयोग बना और इस आयोग ने 2 साल कड़ी मेहनत की, पूरे देश में घूमा। इनके साथ 3 आदमी थे, एक फजल अली जो अध्यक्ष थे, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे पणिक्कर। पेपर में एक चौथा नाम दे के पूछेंगे कौन सा नहीं था। तो मेन आदमी है फजल अली। ये जितने लोग ऐसे काम पे लगाए जाते हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे और जनरली ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे होते हैं। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में और दिसंबर में, और फिर इस आयोग ने पूरे देश में घूम घूम के देखा, लोगों से बातचीत की, नेताओं से, जनता के बीच में, भाई क्या करना चाहिए, क्या भाषा के आधार पर जरूरत है। ऐसा ना हो ना लोग अब ऐसे भाषाएं देखें तो इंडिया में तो कई 100 भाषाएं बोली जाती, तो कई 100 स्टेट थोड़ी बनेंगे, कुछ और पैरामीटर भी देखे गए। अब जब ये पूरे देश की यात्राएं कर रहे थे, उसी टाइम इनका फजल अली साहब का हरियाणा आना हुआ। फजल अली, हम इसी ताक में बैठे थे पंजाब के हिस्से में, हम जो फजल अली का वेट कर रहे थे कि कब आएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे और क्या पता ये हमारे भी स्टेट को हामी भर दें, लिस्ट में लिख दें। फजल अली अपनी लिस्ट तैयार कर रहे थे घूम घूम के। उसी टाइम फजल अली आयोग के फजल अली साहब रोहतक आए। अब रोहतक आए तो हमने अच्छी आओ भगत की, भाई जिसके हाथ में पावर हो तो उसको खिलाना, भाई बढ़िया खिलाया पिलाया, आओ भगत, खूब उनको समझाया कि देखिए जी हमारी संस्कृति अलग है, पंजाब की भाषा अलग है, पंजाब का जो बस एक खान पान मान लो, क्योंकि यहाँ दूध दही का देश है, बाकी हमारा और उनका कल्चर अलग है। हमने खूब कोशिश की रोहतक में फजल अली साहब को ये समझाएं, हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन फजल अली साहब ने नहीं मानी ये बात। बाद में जाके पता चला फजल अली साहब चले गए, ठीक है भैया मैं तो घूम रहा हूँ, देख लूंगा, रिपोर्ट में लिख दूंगा, ठीक लगेगा जो। अब फजल अली साहब चले गए और 56 में रिपोर्ट दे दी, 1956। तब तक रिपोर्ट बनी, तब तक हमारे यहाँ, हमारे मतलब तब पंजाब से समझो, पंजाब में एक आदमी है प्रताप सिंह कैरो, ये वहां सीएम बन गए, प्रताप सिंह कैरो। अब एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस चलते हैं। 2 आदमी हैं, एक का नाम है मास्टर तारा सिंह और एक आदमी है फतेह सिंह, उनके फॉलोअर्स उनको कहते हैं संत फतेह सिंह। ये मैं हिस्ट्री में क्यों ले जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अब तक काम नहीं किया था, लेकिन ये दोनों कोशिश में थे आज़ादी के बाद से कि पंजाब अलग सूबा बन जाए। सूबा होता है बोलने वालों की भूमि, यानी पंजाबी बोलने वालों की जमीन को पंजाबी सूबा हम बनवाएंगे। ये 2 लीडर्स बैकग्राउंड में पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये नहीं चाहते कि पंजाब ऐसा हो जिसमें हरियाणवी बोलने वाले लोग भी हों और फिर ये हिली एरियाज भी हों। ये कह रहे हैं पंजाब मतलब पंजाब होना चाहिए, हमें ये आलतू फालतू की लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। ये हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा 40-47 के बाद से काम कर रहे थे, अब ये एक्टिव होके काम करेंगे। जब प्रताप सिंह कैरो की सरकार आई, ये सीएम बने, तो उस टाइम तक वो 14 स्टेट्स वाली बात भी हो गई, 6 यूटी वाली बात भी हो गई। तो उस टाइम में प्रताप सिंह कैरो की सरकार के टाइम पर ये सीएम पंजाब हैं, हमारे यहाँ पर, हमारे मतलब पंजाब में मास्टर तारा सिंह एक्टिव हो गए और इन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि देखो भाई ये गलत तरीका है, इस लिस्ट में हमारा कहीं नाम नहीं है। पंजाब तो बना दिया, लेकिन उस पंजाब का क्या फायदा जहाँ रोज विरोध होगा, रोज जनसभाएं होंगी, रोज रैलियां निकलेंगी। तो प्रताप सिंह कैरो जो ये आदमी है सीएम, ये एक नियम लागू कर देते हैं और ये क्या कहते हैं प्रताप सिंह कैरो कि मेरे राज्य में, मतलब पूरा पंजाब, मतलब हरियाणा भी, पंजाब के हर स्कूल में, तब सरकारी स्कूल थे, पंजाबी भाषा सिखाई जाए अनिवार्य रूप से। हर किसी को पंजाबी भाषा आनी चाहिए। अब यहाँ जाके बात अड़ेगी, क्योंकि अब तक तो चलो कोई बात नहीं, पंजाब के साथ थे, कोई दिक्कत नहीं, नाम ही तो पंजाब था, काम धाम सब कुछ अपना था। लेकिन अब जब ये नियम आ गया, सीएम ने कह दिया हमारे राज्य के हर स्कूल में पंजाबी भाषा कंपलसरी कर दो, तो हरियाणवी बोलने वाले ठेठ हरियाणवी आदमी अपने बच्चे को पंजाबी क्यों सिखाएं। ये बात बहुत बड़ी बन गई और धीरे धीरे यहाँ से जन आंदोलन बन गया, यानी जनता विरोध में आ गई कि भाई हम क्यों सिखाएं अपने 5-5, 6-6 साल के बच्चों को पंजाबी सिखाने का क्या तुक बनता है। तो पंजाबी तब सिखाए ना जब कोई इसमें भविष्य हो। अंग्रेजी सिखा लेंगे, हमें दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से भविष्य है, लेकिन पंजाबी हम नहीं सिखाएंगे। अड़ गए इस तरफ वाले लोग। तो 56 में ये बात बहुत तूल पकड़ गई कि भैया ये नहीं होगा, हम इस चीज को, ये सर पे से गई बात कि आप स्कूलों में पंजाबी पढ़ाओगे हमारे बच्चों को, हमारी मर्जी के खिलाफ। ये जन आंदोलन उभरा और इस जन आंदोलन से ये तो क्लियर हो गया कि अब आने वाले भविष्य में जनता विरोध कर रही है तो चीजें बदलेंगी, इतना क्लियर हो गया। इसी टाइम पे जब हमने, हरियाणा के लोगों ने इस भाषा
भाषा के विरोध में जन आंदोलन किया, इसी दौर में ये एक्टिव हो गए मास्टर तारा सिंह जी। इन्होंने भी कह दिया पंजाबी सूबा, हमें अपना ऐसा पंजाब चाहिए जिसमें कोई हमारा विरोध ही ना हो, जिसमें सिख कम्युनिटी के लोग ज्यादा हों, क्योंकि वो भी दुखी थे ना हरियाणा वाले। जब तब मान लीजिए आपके राज्य में कुछ भी दिक्कत होती है, एक आइडिया ले लीजिए, कोई 2 जिले आपके राज्य में आपस में जो है मार काट कर रहे हैं, तो क्या उसका असर आपके राज्य पे नहीं आएगा? आएगा ना। जाट आरक्षण आंदोलन याद कर लो, रोहतक जला था, असर पूरे हरियाणा पे था। तो अगर पंजाब में हम आंदोलन करेंगे तो इसका सीधा असर पंजाब की इकोनॉमी पे आएगा, पंजाब के नाम पे आएगा। तो मास्टर तारा सिंह ने कहा भैया ये नहीं चलेगा और हम पंजाबी सूबे के लिए डिमांड रखेंगे। अब वो अकाली दल के एक्टिव मेंबर हैं और उन्होंने, मास्टर तारा सिंह ने वो जो था ना पहले ही, वो जो जैसे आग जल रही थी थोड़ी थोड़ी, उसमें घी डालने का काम किया। पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ, नेगेटिव नहीं। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे, लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पंजाबी सूबे की मांग खड़ी हो गई प्रताप सिंह कैरो के टाइम पर। और फिर मास्टर तारा सिंह के बाद वो काम संभाल लिया फतेह सिंह ने। पहले ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे, लेकिन बाद में इन दोनों ने अपना अपना काम अपने अपने पार्ट पे किया। मास्टर तारा सिंह जी की गिरफ्तारी हो गई थी। इस तरह फिर भी चलो 5-7 साल खींच लिए गए। प्रताप सिंह कैरो ने 2 प्रांतों में, एक पंजाबी प्रांत और एक हिंदी प्रांत, हिंदी प्रांत में क्या बोले, पंजाबी भाषा पढ़ाओ स्कूलों में। फिर हमारी जनता जो है ये उखड़ गई और इसीलिए इस टाइम पर पंजाबी भाषा के विकास के ही टक्कर में हिंदी का विकास भी करेंगे। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए एक समिति का गठन भी किया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र, और इसके हेड बनाए गए बलवंत राय तायल। बलवंत तायल लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हिंदी भाषी क्षेत्र जो बने, जो सो कॉल्ड कह दिया था कि पंजाब तो नहीं अलग हुआ, जैसे बाकी 14 स्टेट तो बने लेकिन पंजाब इकट्ठा था, तो कोई बात नहीं, इसमें हम 2 क्षेत्र बना लेते हैं, एक हिंदी भाषी क्षेत्र, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र के हर स्कूल में हर बच्चा पंजाबी पढ़ेगा, ये कंपलसरी कर रहे हैं। इसीलिए जन विरोध, जन आंदोलन, वहां ये आंदोलन। अब ये आंदोलन इतना तो समझ में आ गया कि जनता अगर इन्वॉल्व हो गई है तो अब लड़ाई बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक खींचना ठीक नहीं है। इसी दौर में 1965 में, जैसे कुछ कुछ साल चलती हैं चीजें, एकदम से नहीं होती, 1965 में पंजाबी सूबे की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। पंजाबी सूबा बनाओ हमारा, हरियाणा से बेशक काटो हरियाणा को, हमें पंजाबी सूबा बनाओ, पंजाब कह रहा है। और इस टाइम पे संत फतेह सिंह ने कहा मैं आमरण अनशन करूंगा। पहले आमरण अनशन पे आए, वो आमरण अनशन किया उन्होंने। तो उस दौर में ये अपना पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ गई। जो पंजाबी सूबे की मांग थी, इसके चक्कर में संत फतेह सिंह ने, बड़े लीडर थे ये, संत लोगों ने इनके नाम में रखा है, संत फतेह सिंह जी ने पंजाबी सूबे की मांग में आमरण अनशन कर दिया। भाई मैं अगर जिंदा रहूंगा तब जब मैं पंजाबी सूबा बनवा लूंगा। तो आमरण अनशन है, जैसे गांधी जी बैठते थे, अब ये भूखे बैठे हैं, लगभग 40+ दिन हो गए। उसी टाइम पर हमारे इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा छिड़ गया, 1965 का युद्ध। अब उस युद्ध में जो हमारी सरकार थी, 65 के युद्ध में आप याद करो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ी थी। तो इस युद्ध में फिर इनको खुद फील हुआ, जैसे इनको कहा गया कि भाई देश वैसे ही दुखी है, परेशान है, और आप इस टाइम देश को आंतरिक रूप से कमजोर कर रहे हो, ऐसे अनशन करके आप सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हो, सरकार का ध्यान इस टाइम आक्रमण और युद्ध में होना चाहिए। तो ये बहुत समझदार आदमी थे, इन्होंने कहा ठीक है मैं इस आमरण अनशन को बंद कर देता हूं, क्योंकि सरकार को अभी मैं चाहता हूं कि फुल सपोर्ट मिले, पंजाब हरियाणा सबका। तो कितनी अच्छी बात है कि देश के अंदर की लड़ाई को ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद संत फतेह सिंह जी ने कहा लेकिन जब ये युद्ध बंद हो जाएगा ना, फिर अगर नहीं मानी मेरी बात, मैं फिर अनशन करूंगा और फिर मैं 15 पता नहीं कितने दिन दिए, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, मैं जिंदा जल जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। अब ये बात समझ में सबको आ गई 65 उतरते उतरते कि आज नहीं तो कल हरियाणा और पंजाब अलग होंगे। ये सबको समझ में आ गया जब ये इतनी बड़ी बात कर रहा है एक लीडर कि मैं खुद को आग लगा लूंगा, मैं जल के खत्म हो जाऊंगा और फिर मेरे पीछे दंगे भड़केंगे, लोग मेरे पीछे खड़े, क्योंकि लोग इनको संत महात्मा का दर्जा दे रहे थे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये बात बहुत छोटी नहीं है, अब ये गूंज पूरे देश में जाएगी और इस बात से पूरा देश हिलेगा। इस बात का अंदाजा लगाने के कारण 1965 में संसद में जो गृह राज्य मंत्री थे ना, इन्होंने एक बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे हरियाणा पंजाब की लड़ाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ये ठीक नहीं है, आने वाले दौर में नुकसान हो जाएगा अगर हमने अब स्टेप नहीं लिया। इसीलिए एक संसदीय समिति बना दी जाए। संसदीय समिति का गठन किया गया। इस संसदीय समिति के गठन में इसके हेड बनाए गए सरदार
हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो सरदार हुकुम सिंह को कहा गया भाई आप इसके हेड हैं। इसमें कई लोग लिए गए, हेड मुखिया ये थे। इन्हें देखना था कि क्या हरियाणा पंजाब इकट्ठे रह सकते हैं या अलग करें तो उसके लिए क्या करें। अब सरदार हुकुम सिंह ने चीज़ों को एनालाइज किया और इन्होंने देखा कि भाई अलग तो करना पड़ेगा, नहीं बननी बात, अब ये इकट्ठे नहीं रह पाएंगे, अलग अलग सीमा कर दो, ज़्यादा अच्छे रिश्ते निभा लेंगे। सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश गई, इस समिति ने सिफारिश दी और इसने कहा कि भैया अलग अलग तो करने पड़ेंगे, एक आयोग गठित कर लो जो ये डिसीजन ले ले कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पंजाब में रहेगा और पंजाब का कौन सा हिस्सा हरियाणा में जाएगा, भाई कितना हरियाणा बनेगा। तो आयोग इसके कहने पर, ये समिति है, ये कमेटी के मुखिया हैं, हुकुम सिंह समिति के कहने पर एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के गठन, ये आयोग जो गठित हुआ है ना, ये अगले साल हुआ, ये सितंबर की घटनाएं हैं। जो ये हुकुम सिंह है ना, ये सितंबर 1965 में बनाए गए थे, इनके नाम की समिति। 5-6 महीने इन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को और फाइनली 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग गठित कर दिया गया जिसके 3 मेंबर, वही रिटायर्ड जजेस होते हैं, 3 सदस्य बने। एक आदमी हैं JC शाह, ये अध्यक्ष हैं, इसलिए इस आयोग का नाम है JC शाह आयोग या शाह आयोग भी कह देते हैं। इन्हीं के साथ एक बने MM फिलिप, ये सब बहुत पढ़े लिखे जजेस हैं, और एक बने S दत्त। 3 आदमी ये स्पेशल काम करने आ रहे हैं हरियाणा और पंजाब में, कितना हिस्सा हरियाणा का, कितना हिस्सा पंजाब का, किस बेसिस पे बंटवारा, चंडीगढ़ किसको मिलेगा, इन बातों के ऊपर रिपोर्ट बनाने। तो अप्रैल 66 में ये आयोग गठित किया गया। इस आयोग का नाम है JC शाह कमीशन या सिर्फ शाह आयोग, शाह कमीशन, शाह आयोग। और ये किसके कहने पर गठित किया गया? जो नाम इससे पीछे आया था, सरदार हुकुम सिंह के कहने पर आयोग के गठन की संस्तुति की थी इन्होंने सजेशन दिया था कि ऐसे ऐसे गठित कर लो। तो ये बनाए गए पहले एक समिति के मुखिया, संसदीय समिति के, इनके कहने पे आयोग का गठन किया गया और आयोग के मुखिया बने हैं शाह, JC शाह कमीशन, शाह आयोग। इसी को आप कह देते हो पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग। नाम से समझ जाओ, अपने काम के अनुसार इसका नाम है। यानी पंजाब राज्य की जो सीमा का दोबारा से गठन होगा ना, भाई पंजाब की बाउंड्री भी तो दोबारा से गठित होगी, कितना पंजाब, तो पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग। एक था राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में जिसकी रिपोर्ट आई थी, अब स्पेशल पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग बन गया। इस आयोग का ही नाम है शाह कमीशन, जिसमें 3 मेंबर्स हैं। इन तीनों ने अप्रैल में बनाई ये, और इन्होंने 31 मई को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लो जी अपनी ये पकड़ो रिपोर्ट, इतना हिस्सा इसको दे देना, ऐसे ऐसे बना देना। ये रिपोर्ट मई में आ गई, लेकिन इसको पेश किया गया सितंबर में। सितंबर 1966 में ये पेश की गई। लोकसभा राज्यसभा में रिपोर्ट रखी जाती है ना, फिर वो डिस्कस करेंगे, ठीक लगेगा तो उसको हाँ करेंगे, नहीं लगेगा तो वापस करेंगे। तो सितंबर में पेश की गई, और आप ये लगा लो सितंबर में पेश हुई इस रिपोर्ट को नवंबर में ये अस्तित्व में आ गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही हरियाणा राज्य बना, हरियाणा कौन सा राज्य बना है? 17वां राज्य, हमसे पहले 16 थे। और इसी दिन, सेम दिन, चंडीगढ़ पे दोनों लड़ेंगे, ये सब जानते थे। हरियाणा कहेगा मुझे दो, क्योंकि चंडीगढ़ एडवांस्ड शहर था, चंडीगढ़ बहुत सुंदर शहर है, द सिटी ब्यूटीफुल। तो हम लड़ते तो पंजाब भी कहता मैं क्यों छोड़ूं, चंडीगढ़ मेरा है। तो चंडीगढ़ पे लड़ेंगे मरेंगे फिर नहीं मानेंगे, इसीलिए चंडीगढ़ को सेम डे कह दिया इसी दिन कि ये यूनियन टेरिटरी है, न तेरा न तेरा, ये देश का है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। हमें शुरू में कहा 5-5 साल के लिए तुम दोनों राजधानी बना लो, फिर जैसा होगा वैसा देख लेना। लेकिन वो 5 साल आज कितने साल बन गए, अब तक ना हमने छोड़ी राजधानी ना पंजाब ने, क्योंकि इतना सुंदर बसा शहर है। अगर हम अपनी राजधानी दूसरी बना लेंगे तो फिर वो सीधी बात है कि वो कहीं ना कहीं पंजाब से प्रभावित हो जाएगा। तो हम और पंजाब कोई सा नहीं छोड़ना चाहते, और अब दोनों की साझी राजधानी है, हम दोनों का साझा हाई कोर्ट भी उसी में। अब हम लड़ते भी नहीं, ठीक है, अब हमने भी मान लिया कि पंजाब का ही हिस्सा, ना पंजाब का हिस्सा ना हमारा, वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। वैसे प्रशासक जो है वो पंजाब वाला बनता है वहां, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो ये मान लो कि भाई लड़ने की क्या जरूरत थी, अलग अलग शुरू में ही सरकार ने कह दिया कि ये यूटी है, ना तेरा ना तेरा, कोई सा नहीं लड़ोगे इस पे। तो चंडीगढ़ यूटी कब बना? 1 नवंबर 66, जिस दिन कौन सा राज्य बना? हरियाणा। कौन सा नंबर का बना? 17वां। कई किताबें लिखती हैं, कई बच्चे भी पूछते हैं कि हरियाणा जो राज्य बना है
ये कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा संविधान संशोधन है। जो लोग संविधान को थोड़ा सा समझते हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश में कभी भी राज्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जाता। फिर ये क्यों लिखा है जगह जगह कि संविधान संशोधन? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे देश के संविधान में आज तक 2 अमेंडमेंट राज्यों के संबंध में हुए हैं, एक 7वां और एक 18वां। ये अमेंडमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि हरियाणा बना दो या कोई और राज्य बना दो। ये 2 अमेंडमेंट राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित चीजों का प्रावधान करते हैं। इसीलिए इस 7वें अमेंडमेंट को 1956 में किया गया था और ये 1966 में। तो कई बार पूछते हैं कि हरियाणा किसके तहत बना, कई किताबें कह देती हैं 7वें के तहत, कई 18वें। मुझे उम्मीद है आपकी बात ये समझ में आ रही होगी कि ये दोनों, इनमें से कोई सा हरियाणा की बात नहीं करता। आप ढूंढ लेना, सर्च करना, कहीं हरियाणा नहीं लिखा, आप पूरा पढ़ लेना, हरियाणा का नाम नहीं आया। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है और क्योंकि हरियाणा भी एक राज्य है इसलिए बहुत सारी किताबें कहती हैं 7वें से प्रभावित है और बहुत सारी 18वें से। 7वें से ही प्रभावित थे वो 14 राज्य जो स्टार्टिंग में बने थे और फिर 18वें से जो बाद तक बनते रहे हैं। तो ये दोनों अमेंडमेंट ठीक है, हरियाणा से विशेष कोई संबंधित नहीं है। ये दोनों हर राज्य का जब भी गठन होगा तो इन दोनों के लिखे हुई बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के ही किया जाएगा। तो हरियाणा ना 7वां ना 18वां, इस बात को क्लियर कर लो। फिर भी पूछ ले तो दोनों एक साथ नहीं देंगे, कोई एक देंगे। इनमें किसी में हरियाणा का नाम नहीं लिखा। कौन से नंबर का राज्य बना? 17वां राज्य बने हैं हम। और हमसे बाद में राज्य बना जो ये हिमाचल प्रदेश था ना, जो मैंने बताया पहाड़ी इलाका पहले पंजाब का हिस्सा था, ये भी अलग हुआ। वैसे तो 48 में प्रिंसली स्टेट था लेकिन फिर 71 में ये भी अलग हुआ और इसी कारण हमारा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ लाया गया। हमारा पहले ना पूरे पंजाब हरियाणा का दिल्ली का हाई कोर्ट लाहौर में था। हम आजाद हुए, लाहौर उनके पास चला गया, हम अपना हाई कोर्ट उठा के शिमला में ले आए, मतलब कामकाज शिमला में ले आए। और यही कारण है कि जिसने गांधी को मारा, नथुराम गोडसे, उनकी फांसी भी शिमला हाई कोर्ट से ही आई थी। फांसी लगी उनको अंबाला की सेंट्रल जेल में थी जो फांसी दी गई थी, लेकिन फांसी का जो सारा वो किस्सा चला था वो दिल्ली में नहीं चला। गोली मारी थी दिल्ली में, केस गया था शिमला में। क्यों? क्योंकि तब दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का सबका साझा हाई कोर्ट था शिमला में। वो तो बहुत लेटर स्टेज में जब हरियाणा, पंजाब, फिर जब शिमला भी अलग होने लग गया तब यहाँ जाके 1955 में ये जो प्रेजेंट में आपका हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, यहाँ पे आई थी चीजें। टाइम हो गया, ठीक है। ये उम्मीद करती हूँ ये बेसिक सी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन बहुत सारे लोग 7वां 18वां में चिक चिक करते हैं, कुछ नहीं है ये। हरियाणा किसी में नहीं लिखा, पहले 14 राज्य बने वो इसके अकॉर्डिंग बने और लेटर स्टेज में जो बने वो इसके अकॉर्डिंग। तो हम अगर स्पेशल देखें 66 में तो 18वां ठीक है, लेकिन कहें भारत में राज्य पुनर्गठन की बात तो वो 7वां भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अब पंजाब से हम अलग हो गए। पंजाब से अलग होने का मतलब ये था कि भैया बस एक बाउंड्री बना लो, बाउंड्री ऑलरेडी थी भाई, इससे ऊपर का हिस्सा तुम्हारा, इसके नीचे का हमारा। तो पंजाब ने जो हिस्सा हमें दिया वो 2 प्राकृतिक नदियों के बीच का दिया। ये 2 नदियां हैं। इस तरफ जो नदी बनाई है ये यमुना नदी है जो गंगा की सबसे लंबी बड़ी सहायक है, और जो इस तरफ मैंने नदी बनाई है ये है घग्गर। प्राचीन इतिहास की सरस्वती इसी को मानते थे, इसलिए तो कहते हैं कि सरस्वती के आसपास ही सारे भगवान और ये सब बसते थे, यानी हरियाणा के आसपास। तो ये सभ्यता का पालना कहलाता है ये पूरा ये इलाका। तो हमें 2 नदियों के बीच की प्राकृतिक भूमि मिल गई। इसमें पहाड़ भी थे, यहाँ भी पहाड़ थे और यहाँ नीचे के स्तर में भी ऐसे छोटे मोटे से पहाड़ हैं। तो इस तरह का इलाका नेचुरली जिसको कह लो तुम बाउंड्री है, 2 तरफ नदियां और ऊपर पहाड़ और नीचे थोड़े थोड़े पहाड़। ये कौन से पहाड़ हैं? जो ऊपर का रीजन है ये शिवालिक रीजन है और जो नीचे का रीजन है ये दुनिया के सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत, बचे खुचे पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। यानी हरियाणा के 4 इंपॉर्टेंट, 2 तो नदियां और 2 पहाड़, एक यमुना, एक घग्गर, एक ऊपर शिवालिक जो दुनिया के सबसे नए पहाड़ों में गिने जाते हैं हिमालय, और दुनिया के सबसे प्राचीन में गिने जाते हैं अरावली। तो दुनिया के सबसे नए और पुराने हमारे राज्य में हैं, बहुत ज्यादा ना सही लेकिन एक छोटी छोटी रेंज आप कह सकते हैं, और 2 नदियां आपके पास हैं। जब हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 66 को तो पंजाब का आधा हिस्सा नहीं दिया हमें 35% हिस्सा दिया, 35%
टोटल एरिया पंजाब के का 35% हमें मिल गया और इस 35% में हमारे 7 जिले बने थे। आज जो आपके जिले हैं ना 22, वो हमने एरिया नहीं बढ़ाया, हमने उसी को काट काट के 35% ही है आज भी। हम ना घटे ना बढ़े, ना हमने किसी को हिस्सा दिया ना अपना हिस्सा लेने दिया किसी को, ठीक है, ना किसी का लिया। तो उतना ही हिस्सा तुम्हारे पास आज भी है, बस उस हिस्से में तुमने टुकड़े ज्यादा बना लिए। स्टार्टिंग जब हुई तो हमें 7 जिले मिले और ये 7 थे घर, GHAR, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक और JK में जम्मू कश्मीर में ये 7 जिले हैं। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। 1 नवंबर 1966 को यानी 1/11/1966 को आपके हरियाणा के पास ये टेरिटरी थी। इस पूरी टेरिटरी को अगर मैं नंबरों में कहूं तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर थी। और अगर मैं कहूं कि इसको माइल्स में दिखाओ, किलोमीटर और मील अलग अलग होते हैं ना, तो आप कहोगे 1,70,70 मील, 1,70,70 स्क्वायर मतलब वर्ग माइल्स। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है और 1,70,70 वर्ग मील है। ये हिस्सा हमें मिला था, आज भी इतना ही है। तब 7 जिले थे, हमने इसके टुकड़े कर करके कितने बना दिए? 22 जिले बना दिए, ठीक है। चलिए, ये 22 जिले, बस एक जल्दी से रफ आइडिया देती हूँ, कल पढ़ाऊंगी इसको डिटेल में। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना था कि कैसे बना हरियाणा का गठन। अब ध्यान से बोर्ड पे रखना, पूरा जो आपका ध्यान है वो यहाँ रहे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें 7 जिले मिल गए। घर, JK में जम्मू कश्मीर में घर, जी मतलब गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। के मतलब कुरुक्षेत्र नहीं है। ये कब बने थे? ये सारे बने हैं 1/11/1966 को। अब ध्यान से देखो, इसके बाद 1972 में बना, 1973 में बना, 1975 में बना, 1979 में बने, 1989 में बने, ठीक है। इसके बाद लगातार बनते गए। अब ये कैसे कैसे बने हैं? ये 7 थे टोटल। 1972 में आपके 2 जिले बने हैं, एक भिवानी जो एक टाइम पर सबसे बड़ा था कुछ साल पहले तक, और एक आपका सोनीपत जिसको स्वर्णप्रस्थ भी कहते थे। 73 में आपका जो जिला बना, ये बना कुरुक्षेत्र में। इन सब की मैं डेट्स भी याद करा दूंगी, कल कराऊंगी, पर लंबा टॉपिक है ना, आज टाइम कम है, अभी सिर्फ सन बता रही हूँ। कुरुक्षेत्र बना, ठीक 1 महीने बाद बन गया था। सन देखने में तुम्हें लगेगा 1 साल, लेकिन वो दिसंबर में बने, 22 दिसंबर, ये 23 जनवरी को। फिर चौथा 75 में आपका बहुत बड़ा, जो अब सबसे बड़ा है, सिरसा जिला बना। 79 में आपका फरीदाबाद, FBD, फतेहाबाद नहीं है ये, फरीदाबाद पहले बना, फतेहाबाद बाद में बना। 1989 में, अब मैं इसको दूसरे पेज पे लिख देती हूँ, 1989। अब ध्यान से देखो, 1989 में फिर से एक लंबी लाइन बनी, जैसे घर JK में था ना, अब यहाँ 4 बने, KRPY। 1989 का सन वैसे भी याद करना है, क्योंकि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस थोड़ी सी पढ़ी है तो आपको पता होगा 1989 में हम सबको मताधिकार एज घटा के दिया गया। यानी पहले जहां वोट डालने की एज 21 साल थी, वो घटाकर 18 कर दी गई। कौन से सन में? 1989 में। ये कृपा हुई और हमारी एज घटा के 21 से 18 की गई। KRPY कृपा से याद करना, कृपया, KRPY 89 में। यहाँ के का मतलब करनाल नहीं है, क्योंकि करनाल पहले था। फिर कुरुक्षेत्र बना था 73 में, अब ये कैथल है, सबसे लेट बना। मान लो 4 जिले दें, कौन सा लास्ट बना? तो कैथल लेट बना है। करनाल पहले से था, कुरुक्षेत्र 73 में, कैथल। R मतलब आपका एक ही है, रेवाड़ी। P मतलब यहाँ क्या है? P से यहाँ पे है, पलवल लेट बनेगा, तो ये P से है पानीपत। और पानीपत की खासियत बता दूं, पानीपत एक ऐसा जिला है जो अच्छी तरह से अलग हुआ था 1989 में, फिर वापस जाके चिपक गया करनाल के हिस्से में, और फिर जाके 1991 में अलग हुआ। तो पानीपत इकलौता ऐसा जिला है जो अलग किया, अपना काम चलाया, वापस मिल गया, फिर वापस अलग किया, अब तब से अलग ही है, इकलौता पानीपत है ये। तो KRPY। इसके बाद 1995 इंपॉर्टेंट है, 1997, फिर 2005, देन 2008, लास्ट इज 2016। 1995 में आपका पंचकुला बनेगा जिला। 97 में आपका F और J, फतेहाबाद और झज्जर
ये ज़िले बने। और 2005 में आपका, जिसको अब आप नूह कहते हैं, जो पहले मेवात था, सत्यमेवपुरम था, अब नूह है। और 2008 में आपका पलवल ज़िला बना। और 2016 में सबसे नया ज़िला आपका चरखी दादरी बना, जहां फोगाट बहनें भी गिनी जाती हैं। पहले वो भिवानी में गिनी जाती थी, क्योंकि चरखी दादरी भिवानी को काट के ही बना है ना। बहुत सारी बातें हैं। आपने चंद्रावती का भी नाम सुना होगा, वो भी एक बड़ी हस्ती हैं, इन्हीं से जुड़ी। फर्स्ट एमएलए हरियाणा से, फर्स्ट एमपी हरियाणा से, फर्स्ट महिला एलजी हरियाणा से। कल बताऊंगी डिटेल, आज उतना टाइम मेरे पास नहीं है, फिर भाग दौड़ में मजा नहीं आता पढ़ाने का ना। थोड़ा सा एक समझ के लिए बस आज की क्लास मैंने ली थी। तो अब उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। कल इन सबको डेट्स के साथ, दिन, महीने और साल के साथ दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पंजाब से हरियाणा कैसे अलग हुआ, ये एक अंडरस्टैंडिंग पहले आएगी, तभी हम धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। चलो आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। और अब एक दो दिन में ना सब चीजें मैप से पढ़नी स्टार्ट करेंगे, तभी एक समझ बन पाएगी हमारी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। एक मिनट, अरे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी मुझे। जो ये न्यू जनरल वाले बच्चे हैं, न्यू जनरल वाले बच्चों को मैं पहले पढ़ा रही थी हिस्ट्री। वो हिस्ट्री मैंने कुछ टाइम के लिए रोक दी थी अभी, और उसकी जगह मैं रिकॉर्डेड क्लास डलवा रही हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिन लोगों का पेपर है। अगर आपका कोई पेपर नहीं है तो आप बेशक वो हिस्ट्री की क्लास ना लें, वो आपकी मर्जी है। जिन लोगों का पेपर है नवंबर में, दिसंबर में, उनके लिए हिस्ट्री की क्लास डलवाई गई है। जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास टाइम है पढ़ने का, तो हम बाद में फिर से दोबारा सब कुछ पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी, हिस्ट्री भी। लेकिन ये खत्म हो गया क्या सेशन? चल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये एक बार इसको ध्यान से सुनना सभी लोग। तो हिस्ट्री की रिकॉर्डेड क्लास किसके लिए है? जिनका अभी एग्जाम आ गया। अगर आपका एग्जाम नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, तो आप बेशक बाद में पढ़ लेना। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका एग्जाम है, एक बात। दूसरी बात, हिंदी भी पेपर के लिए, जैसे जो एचटेट वाले हैं, इन लोगों की जो हिंदी आएगी, इसमें कुछ चीजें मैंने क्लास में डिस्कस की थी कि खुद, जैसे पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, इस तरह की चीजें खुद करनी होती हैं। हिंदी मैं कराऊंगी, लेकिन अभी लगभग 10 दिन बाद, क्योंकि हिंदी में ना समझाने का पोर्शन छोटा है। जो मुझे कराना है डिटेल में वो है संधि, हिंदी में वो समास है, वो अलंकार है, वो वर्ण विचार है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगी। कल भी बच्चे जुड़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो चलो, कल कर लेंगे। ओके भाई, थैंक यू।